दोस्तों नमस्कार। मैं दोस्तों भूपेश आनंद आज आपके सामने एक रिविजनरी वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों उस रिविजनरी वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक कराने जा रहा हूँ जो जनरली स्टूडेंट्स करके नहीं जा रहे या टीचर्स उनको करा नहीं रहे। बेटे उस टॉपिक का नाम है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। टॉपिक का नाम है बेटे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आपको मालूम होगा सीएस एग्जीक्यूटिव के कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग के पेपर में 70 मार्क्स के कंपनी अकाउंट्स के पेपर में एक नया टॉपिक इंस्टीट्यूट ने ऐड कर दिया। और बेटे अगर आप पेपर देखें तो मैं देख रहा हूं पिछले 3-4 अटेम्प्ट से लगातार आपसे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के चैप्टर में से कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं। बेटे आप ये समझ लीजिए कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल भी ज्यादा आ रहा है और थ्योरी भी ज्यादा आ रही है। तो बेटे इस टॉपिक को छोड़ के जाना नहीं है, करके जाना है। बेटे ये टॉपिक बड़ा ही प्रीशियस टॉपिक है। मेरी बात आप समझ रहे? मैं कह रहा हूं ये टॉपिक बड़ा ही प्रीशियस है, करके जाना चाहिए। मैं आने वाले 15 मिनट में आपको इस टॉपिक की एक रूपरेखा बता दूंगा। वैसे मैंने इसके ऊपर टोटल बेटे 6 कंसेप्ट्स, मैंने 6 कंसेप्ट्स बनाए हैं, अभी दिखाऊंगा। बेटे मैंने 6 क्वेश्चंस, जैसे मेरी किताब आपके सामने है, 6 कंसेप्ट बनाए बेटे। लेक्चर्स बेटे हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर देते हैं इसको, 2 से 3 लेक्चर्स में, क्योंकि बेटे टॉपिक भले छोटा है लेकिन नया है। बेटे नया है, आता नहीं है आपको। और बेटे इसमें 7 क्वेश्चंस हमने थ्योरी के रखे और 6 क्वेश्चंस बेटे मैं अपनी क्लास में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस कराता हूं। 6 क्वेश्चंस मैं कराता हूं बेटे। तो कहने का मतलब है आपको ये टॉपिक छोड़ना नहीं चाहिए, करना चाहिए। मैं आने वाले 15 मिनट में आपको ये कोशिश करूंगा ये बताने की ये टॉपिक है क्या। बेटे मुझे एक चीज बताइए, आप सब को पता है कि हमारे देश में और पूरे इस ब्रह्मांड में आजकल नई स्टैंडर्ड्स आ गई हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। और बेटे इसके ऊपर अलग से थ्योरी में 5 से 8 नंबर बार बार आ रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एस, कंपनीज एक्ट 2013। बेटे मैं आज इन तीनों बातों का संगम करूंगा और आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक की इंपॉर्टेंस आने वाले दिनों में क्यों हो रही है। मैं बात करूंगा सीएसआर की, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। आजकल सीएसआर बहुत जबरदस्त टॉप पे आ रहा है। तो बेटे मैं कहानी शुरू कर रहा हूं किस्मत की। आपको मालूम है कि जब आप स्कूल में थे तो बेटे बहुत ही सिंसियर बच्चे थे। आपके जो भी टेस्ट होते थे, मंथली टेस्ट, हाफ ईयरली टेस्ट, एनुअल एग्जामिनेशन, उसकी एक रिपोर्ट कार्ड बनती थी। याद है बेटे? रिपोर्ट कार्ड बनती थी। अच्छा मैं अपने जमाने की बात करूं, उस रिपोर्ट कार्ड में ज्यादा कुछ नहीं होता था, 2 ही पेज होते थे। एक पेज मतलब वो कार्डबोर्ड की बनती थी, उसमें ज्यादा कुछ नहीं, तो 2 ही पेज होते थे। क्या होता था उसमें? इंग्लिश में कितने नंबर आए, मैथ्स में कितने आए, हिंदी में कितने आए, साइंस में कितने आए, सोशल स्टडीज में कितने आए, टोटल इतने आए, सिग्नेचर, काम खत्म। बेटे वो रिपोर्ट कार्ड पेरेंट्स को दी जाती थी और पेरेंट्स उसमें साइन कर देते थे और चैप्टर क्लोज हो जाता था, बच्चा अगली क्लास में चला जाता था। लेकिन बेटे धीरे धीरे हुआ क्या कि ये जो बच्चा है वो स्कूल में कैसी एक्टिविटीज कर रहा है ये पेरेंट्स को नहीं पता चल पाता। वो समझते थे जी हमारा बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, बाकी कोई काम करे ना करे, और उनको उसकी इंफॉर्मेशन की जरूरत भी नहीं होती थी। बेटे लेकिन समय बदलने लगा। पढ़ाई से ज्यादा आजकल आप देख रहे हैं दूसरी एक्टिविटीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स में बच्चा क्या कर रहा है, म्यूजिक में क्या कर रहा है,
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कैसा पार्टिसिपेट कर रहा है, असेंबली में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं, उसका बिहेवियर कैसा है क्लास के अंदर, उसकी 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 अटेंडेंस कैसी है क्लास के अंदर। तो ये बातें भी धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी और पेरेंट्स को लगा कि जब हम पैसे दे रहे हैं और अपने बच्चे को इतने बढ़िया स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हमें उसकी हर चीज की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि वो म्यूजिक में पार्टिसिपेट कर रहा है नहीं कर रहा, वो हेड बॉय क्यों नहीं बना, वो मॉनिटर क्यों नहीं बना, वो हेड गर्ल क्यों नहीं बनी। तो वो सारी बातों के इंफॉर्मेशन के लिए एक मुहिम चल पड़ी और उसके बाद सभी स्कूल्स ने क्या किया, बेटे रिपोर्ट कार्ड में 5-6 पेज और ऐड कर दिए, है उसी बच्चे की रिपोर्ट कार्ड लेकिन अब 5-6 पेज ऐड कर दिए। मतलब एक तो इंग्लिश मैथ्स वगैरह सब्जेक्ट्स के लिए ऐड कर दिए, बेटे एक म्यूजिक के लिए ऐड कर दिया, एक स्पोर्ट्स के लिए ऐड कर दिया, एक उसके बिहेवियर के लिए ऐड कर दिया, एक बेटे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए ऐड कर दिया, बेटे एक होमवर्क के लिए ऐड कर दिया, एक अटेंडेंस के लिए ऐड कर दिया। बेटे ये सारी इंफॉर्मेशन आजकल आपको पता है रिपोर्ट कार्ड में मिल रही है। और बेटे धीरे धीरे सभी स्कूल्स ने कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट कार्ड बना दी जिससे कि एक बच्चे की पिछले 12 वर्षों की 12 क्लासेस की हिस्ट्री क्लिक ऑफ बटन में सामने आ जाए। अब आप बताइए अगर एक बच्चे की इंफॉर्मेशन मैं इतनी डिटेल्ड दे रहा हूं तो क्या लगता है उस बच्चे के बारे में आप ज्यादा समझ पाएंगे, उसके बारे में ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस हो पाएगा एज कंपेयर टू पहले वाली रिपोर्ट कार्ड खाली मैं सब्जेक्ट के नंबर। तो बेटा यही चीज अगर मैं अप्लाई करूं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कि एक कंपनी है, बेटे कंपनी ने लोगों से पैसा लिया, इन्वेस्टर से पैसा लिया, इक्विटी होल्डर से पैसा लिया, डिवेंचर होल्डर से पैसा लिया और बेटे ये पैसा सभी लोग उसको दे रहे हैं। ये बेटे पूरे एक वर्ष इस पैसे को यूज कर रही है। तो बेटे खाली अगर एक कंपनी एक वर्ष के बाद 31 मार्च को बैलेंस शीट बना दे बस कि हमारे पास इस बार एसेट्स इतने, पिछली बार इतने थे, प्रॉफिट एंड लॉस बना दे बस इस बार इतना प्रॉफिट है, पिछली बार इतना था, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दे बस, डायरेक्टर्स रिपोर्ट बना दे बस। तो बेटे इससे होगा क्या, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब खाली बैलेंस शीट, खाली प्रॉफिट एंड लॉस, खाली कैश फ्लो, खाली डायरेक्टर रिपोर्ट होगी तो बेटे बस वही बंद डब्बे जैसे जो इंफॉर्मेशन पहले दे रहे थे वही दे रहे हैं। अब बेटा शेयर होल्डर्स को ज्यादा पता नहीं चल पाता बेटा, इसीलिए तो आप देखिए सहारा का नाम आप सबने सुना होगा बेटे, सत्यम कंप्यूटर्स का नाम सुना होगा बेटे, किंगफिशर एयरलाइन का तो मालिक भाग ही गया, लंदन चला गया बेटे इसी तरह से इस पूरे ब्रह्मांड में आजकल कंपनीज बंद हो रही हैं, घोटाले हो रहे हैं। क्यों है? क्योंकि बेटे एक आम आदमी के पास टाइम ही नहीं है कि वो इतनी सारी किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन को पढ़े। और दूसरी बात इंफॉर्मेशन कंपनी दे भी कम रही है, खाली बैलेंस शीट दे दी, खाली प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया। मैं कहता हूं एक लड़के और लड़की की शादी है, लड़का और लड़की के बारे में जब तक पूरा नहीं पता होगा तब तक विवाह कैसे हो सकता है? खाली हम कह दें कि हाँ ये लड़का CS है, इस लड़के का नाम ये है, इसके माता पिता ये, बस 3-4 बातें ही बता दें। तो इसी तरह से लड़की के बारे में भी 3-4 बातें बता दें और कहें जी इनका विवाह करा दो, तो बेटे ये बात तो गलत है। नहीं बेटे जन्मों जन्मों का साथ है, पूरी इन्वेस्टमेंट हो रही है, आप कैसे कह सकते हैं कि 3-4 बातों से ही विवाह करा दो? नहीं बेटे, लड़की के माता पिता पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि लड़का करता क्या है, लड़के की हैबिट्स क्या है, लड़के के माता पिता पढ़े लिखे हैं नहीं, रहते कहाँ हैं, इनके दादा दादी कहाँ के थे, खानदान कैसा है, कौन सी कंपनी में काम करता है, इसके विचार कैसे, लड़के के हैबिट्स कैसी हैं, इसका फ्रेंड सर्कल कैसा है,
इसका टाइम ऑफ बर्थ कितना है, बेटे इतनी ह्यूज अगर डिटेल इंफॉर्मेशन किसी लड़के के बारे में पता चल जाए तो उसके बाद ही लड़की के माता पिता उसका विवाह कराते हैं। ये बात ठीक है ना। इसी तरह से बेटे आप एज ए इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में जब इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इस कंपनी के बारे में ज्यादा पता होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर इन्फोसिस ने अपनी एनुअल रिपोर्ट डिटेल्ड बनानी शुरू की। बेटे 22 भाषाओं लैंग्वेजेस में बना रही है। और बेटे हमारी मिनिस्ट्री ने बेस्ट अवार्ड देना शुरू किया कि जो बेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा उसको अवार्ड देंगे। तो बेटे इससे लॉजिक ये था कि हम ज्यादा से ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन लोगों को दें। और दूर क्यों जाते हो बेटे, ब्लड टेस्ट पहले कराते थे, उसमें खाली ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट होती थी शुगर है या नहीं। बट आजकल की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखें, पता नहीं हजारों तरह के कॉलम होते, लो हाई डेंजर सब कुछ क्लियरिटी में दिया होता है। तो बेटे इससे क्या होता है कि ज्यादा लोगों को अपनी नॉलेज पता चलती है। उसी तरह से एक कंपनी को जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक वर्ष के बाद बनानी है, वो तो जो बनानी है वो तो बनानी है एज पर कंपनी एक्ट 2013। बट बेटे इंड एस IFRS अब ये एरिया है कि आपको कुछ और भी रिपोर्ट्स बनानी पड़ेंगी। और बेटे वो रिपोर्ट्स कौन सी, बेटे कुछ एडिशनल रिपोर्ट्स बनानी पड़ेंगी। क्योंकि जो आप दे रहे हो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस हो तो ठीक है, कुछ नई इंफॉर्मेशन और दो जिससे कि उस कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, जो क्रेडिट एनालिस्ट हैं, जो पब्लिक एट लार्ज है, वो ज्यादा उस कंपनी के बारे में समझ पाए। इसीलिए तो एक लड़के को और लड़की की शादी से पहले हम कहते हैं आप एक दूसरे से बात करो, मैकडॉनल्ड्स जाओ, पिज्जा हट जाओ, एक दूसरे को समझो। बेटे कई बार एक दूसरे को समझते समझते शादियां, रिंग सेरेमनी के बाद शादी नहीं होती क्योंकि हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन पता चल गई। बेटे इंफॉर्मेशन ज्यादा पता चलने के बाद डिसीजंस गलत नहीं होते। इसीलिए अब हमारे इंडिया में कुछ एडिशनल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी, जैसे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, जैसे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, मार्केट वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, ग्रॉस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, नेट वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। लो बेटे, लो मेरे बेटे, बेटे 4 स्टेटमेंट्स तो मैंने आपकी लिख दी। बेटे ये यूके से आई और ये यूएसए से आई और हम पूरे ब्रह्मांड में भी इनको फॉलो कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हो सारी चीजें यूके और यूएसए से क्यों आती है, वो भी हम देखेंगे। तो बेटे हमें कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में 2 कंसेप्ट करने हैं, एक यूएसए का, एक यूके का। बेटे मैंने इसके 3 लेक्चर्स अपने यूट्यूब के चैनल में अपलोड कर दिए, अलग अलग पार्ट्स बनाकर। तो मुझे अच्छा लगेगा बेटे कि अगर आप वो ये टॉपिक जरूर करें, भले आप मुझे नहीं जानते, भले आपने मेरे से फेस टू फेस की क्लास नहीं की, भले मेरी पेन ड्राइव भी परचेज नहीं की, कोई बात नहीं बेटे। मेरे मन में एक आया कि मैं उन बच्चों को जरूर बताऊं जो यहाँ तक नहीं पहुंच पाए। मैं यूट्यूब के माध्यम से उनके पास पहुंचना चाहता हूँ और ये डीवीडी फ्री दे रहा हूँ कि जय आप इस डीवीडी को सुने और यूट्यूब में जाए और एटलीस्ट कुछ लेक्चर्स देखिए। बेटे 6 महीने बचाए, भले आप मुझे नहीं जानते, लेकिन प्लीज बेटे ये चैप्टर करके जाना है। जैसे मैंने कहा जी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, बड़ा ही प्यारा सा कंसेप्ट है। स्टर्न स्टीवर्ड एंड कंपनी, बेटे एक कंपनी थी स्टर्न स्टीवर्ड एंड कंपनी। बेटे ये कंपनी थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, यूएसए की थी। मैं आपसे ये कह रहा हूं इस कंपनी का जो फाइनेंस मैनेजर है उसने कहा कि जो प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं बेटे वो बिल्कुल बकवास प्रॉफिट है। आप सोच रहे होंगे क्या मतलब, बेटे 1956 कंपनीज एक्ट में
या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम प्रिपेयर कर रहे थे बेटे कुछ इस तरह से था। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे और फिर बैलेंस शीट बना डालते थे। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में आप सारी आइटम क्रेडिट डेबिट करते हैं, बेटे यहाँ पे इंटरेस्ट डेबिट करते हैं क्योंकि इंटरेस्ट देना जरूरी है। तो बेटे यहाँ प्रॉफिट आता था, ये प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर करते थे। अगर डिविडेंड देना होता था तो देते थे, नहीं देना होता था तो नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि बेटे डिविडेंड देना कंपल्सरी नहीं है। तो डिविडेंड अगर मान लेते दे रहे हैं तो लिख देंगे, नहीं दे रहे तो नहीं लिखेंगे। अच्छा, जब नहीं लिखेंगे तो इतना ही प्रॉफिट आ गया। अच्छा, किसी कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा दिखाना हो तो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती थी क्योंकि यही प्रॉफिट फिर यहाँ पर आएगा। जैसे आपने कहा पिछली बार इतना हुआ, इस बार इतना हुआ। बेटे कॉमन इंसान तो आपकी बैलेंस शीट के प्रॉफिट्स को देखकर प्रभावित हो जाएगा कि पिछली बार आपने इतना डिविडेंड दिया, इस बार इतना, या पिछली बार प्रॉफिट्स इतने थे, इस बार प्रॉफिट्स इतने हैं, और वो इन्वेस्ट कर देगा और आप भाग जाओगे, कंपनी भाग जाएगी। इसी वजह से स्टर्न स्टीवर्ट के फाइनेंस मैनेजर ने कहा कि अब सभी कंपनीज को एक अलग से स्टेटमेंट बनानी चाहिए जिसका नाम है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। बेटे मैं फेस टू फेस की क्लास में बड़ा जबरदस्त 3 लेक्चर्स लेकर ये सारे कंसेप्ट बताता हूँ। अभी तो बेटा समय नहीं है, मैं चाहता हूँ 10, 15, 20 मिनट में आपको एक ओवरव्यू दूं कि चैप्टर का जन्म क्यों हुआ, इस चैप्टर में करते क्या है और इस चैप्टर में क्या करें कि नंबर आ जाए। तो बेटे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, या ऐसा समझ लीजिए एक पिताजी के 2 बेटे हैं। बेटे बेटा नंबर 1 ट्विंस है, बेटे बेटा नंबर 1 और बेटा नंबर 2। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप एक कंपनी है, ऐसा सोचिए आपने पैसे 2 लोगों से लिए, एक इक्विटी के होल्डर से और एक डिवेंचर होल्डर से। बेटे डिवेंचर होल्डर को आप इंटरेस्ट देते हो और बेटे इक्विटी के होल्डर्स को आप डिविडेंड देते हो। वो डिविडेंड देना कंपल्सरी नहीं है। इवन कंपनीज एक्ट 2013 भी कंपल्सरी नहीं कह रहा कि आप डिविडेंड दो। अब क्या होगा बेटे, जब ये कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट देना कंपल्सरी है, क्योंकि डिवेंचर होल्डर्स नहीं तो बड़े पापा के पास चले जाएंगे और वहां जाकर बोलेंगे पापा इन्होंने हमें इंटरेस्ट नहीं दिया, पापा आपकी लिक्विडेशन करा देंगे। इसलिए इंटरेस्ट सब लोग डर के देते हैं। लेकिन मेरे बच्चे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिविडेंड आता है क्योंकि डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, इट इज नॉट कंपल्सरी टू बी पेड। रिलायंस ने इतने सालों से डिविडेंड नहीं दिया, ये दिया तो 2-3 बार ही दिया। तो बेटे डिविडेंड ना देकर वो अपने प्रॉफिट्स को हाइप में दिखा देते हैं और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आप किसी को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसकी ड्रेस देखकर, उसके हेयर्स देखकर, उसका मोबाइल फोन देखकर, उसकी गाड़ी देखकर। बेटे लेकिन ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, जो सब चमकता है वो सोना है ही नहीं। तो बेटे होगा क्या कि जैसे मैंने इस एग्जांपल में हूं, एक पिताजी फादर है, इनके 2 बेटे हैं। बेटा 1 कहता है पापा पॉकेट मनी, पापा मोटरसाइकिल, पापा गर्लफ्रेंड, पापा गाड़ी, पापा पैसे, पापा मूवी। मतलब आउटस्पोकन है, एक्सट्रोवर्ट है। हम देखते हैं हमारे घर में कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं। तो ये जो बेटा नंबर 2 है, ये बेटा बोलता कुछ नहीं, चुप रहता है। आप बताइए अगर आप फादर का रोल निभाएं तो जो बेटा मांग रहा है उसको दे दें और जो बेटा नहीं मांग रहा उसको ना दें। ये कहाँ का न्याय है बेटा? आप सोचिए। आपकी ड्यूटी बनती है कि भले ये मांगे या ना मांगे, इसके हिस्से का जो भी कुछ है उसको अलग रख दो, जब चाहिए होगा ले लेगा। बेटे ये जो बेटा नंबर 1 है, जो बहुत चालाक है ना, इसका नाम है डिवेंचर होल्डर और बेटे इसका नाम है इक्विटी शेयर होल्डर। क्यों? क्योंकि डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना कंपल्सरी है और इक्विटी के होल्डर्स को डिविडेंड देना कंपल्सरी नहीं है। तो स्टर्न स्टीवर्ट कंपनी ने कहा कि जो प्रॉफिट्स आप निकाल रहे हैं वो गलत है। आप क्या करें, रियल प्रॉफिट्स निकालें, डाबर का रियल जूस। अब रियल प्रॉफिट कैसे निकलते हैं उसका उन्होंने एक फॉर्मेट दे दिया। वो हमारी फेस टू फेस की क्लासेस में या पेन ड्राइव में या यूट्यूब में जो मैंने अपलोड किया सब डिटेल में बताया। ईबीआईटी पहले कैलकुलेट करें,
लेस इंटरेस्ट करें। अच्छा, मैं गलत कह गया, पहले ईबीआईटी करें। ईबीआईटी का मतलब क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से इंटरेस्ट लेस मत करें, पहले टैक्स ही लेस कर दें। अच्छा, टैक्स लेस करेंगे तो इसका नाम अर्निंग आफ्टर टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि आफ्टर टैक्स का मतलब होता है आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स। इसका नाम होगा अर्निंग 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 आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट। टैक्स के बाद लेकिन इंटरेस्ट से पहले, इसको बोलते हैं नोपैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बेटे, अभी हमने इंटरेस्ट की फाइनेंशियल आइटम लेस नहीं की। इसके बाद इसमें से हम क्या करेंगे बेटे, ये फाइनल का कंसेप्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वेटेड एवरेज कॉस्ट। ये क्या होती है बेटे? बेटे ये वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या होती है कि एक होती है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, एक होती है बेटे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एक होती है बेटे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। डिविडेंड दे या ना दे, उनकी उम्मीद तो है ना कि हमें मिले, तो बेटे उन सभी कॉस्ट को ऐड कर देते हैं और फिर इसमें से लेस कर देते हैं। अगर इसके बाद प्लस बचता है तो बेटे ईवीए है, और अगर माइनस है तो बेटे ईवीएल है। टाटा स्टील ने सबसे पहले ईवीए कैलकुलेट किया था और उसने शोर मचाया था कि आई एम ईवीए पॉजिटिव। बेटे जिनका पॉजिटिव होता है ये गौरव की बात है, तो ये क्वेश्चंस करने चाहिए ईवीए के। तो इसको लेकर मैंने कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं, कुछ कंसेप्ट्स बनाए हैं, अभी हम देखेंगे। मैं एक बार दिखा दूं कि मैंने क्या स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं और क्या कंसेप्ट्स बनाए हैं। एक बार देखिए जी, ये बेटे मैंने 6 कंसेप्ट्स प्रिपेयर किए। तो हमने हर चैप्टर को बेटे कंसेप्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो कंसेप्ट 1 मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंसेप्ट 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंसेप्ट 3 ग्रॉस वैल्यू एडेड और नेट वैल्यू एडेड, कंसेप्ट 4 इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, कंसेप्ट 5 मार्केट वैल्यू एडेड, कंसेप्ट 6 शेयर वैल्यू एडेड। तो बेटे सारी चीजें क्या लिखी है? वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड। बेटे ए बेटे बेटे ढीले ढीले क्यों बैठे हो? बेटे कमर सीधी करके बैठो, बेटे ध्यान से सुनो। बेटे कोई मुंह छोटा नहीं करना कि आपको टीचर ने नहीं कराया। बेटे सारे लेक्चर्स मैंने यूट्यूब में अपलोड कर दिए। आप यूट्यूब में जाइए या भूपेश आनंद क्लासेस सर्च कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली सब मिलेगा। बेटे प्यार है ना? तो बेटे इसके फिर मैंने क्या किया, पीपीटीज प्रिपेयर की। एक बार देखेंगे, लो जी ये देखो बेटे, बेटे अपने फेस टू फेस में पेन ड्राइव में इन सभी 6 के 6 कंसेप्ट के ऊपर मैंने एक्सप्लेनेशन लिखवाई, एक्सप्लेनेशन दी, जिससे कि आप प्रैक्टिकल बढ़िया कर पाए। जैसे मैंने लिखा मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीएफआर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी डिफाइंड एज communication of statements and information. It is a reporting of accounting information. तो बेटे सारी चीजें वहां मिलेंगी यूट्यूब में। Objectives of corporate financial reporting, तो बेटे इससे फायदा क्या होगा, मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दी कि जब आप ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं बच्चे की रिपोर्ट कार्ड में, तो माता पिता उस बच्चे के बारे में ज्यादा जान पाते हैं। तो बेटे ऑब्जेक्टिव, ट्रांसपेरेंसी है, ट्रू एंड फेयर व्यू है। उसके बाद मैंने ग्रॉस वैल्यू एडेड की स्टेटमेंट के बारे में बताया। अभी पहले उसको इसके ईवीए बता दूं, फिर बेटे मैं उसमें आऊंगा। तो चलिए अभी थोड़ा सा ये देख लीजिए। चलिए पहले ईवीए, क्योंकि ईवीए मैंने बता दिया है तो पहले उसको देख लेते हैं, फिर मैं इसमें आता हूं बेटे। ये देखिए कंसेप्ट 4 मेरी किताब में, मेरी प्रेजेंटेशन में इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का है। तो बेटे मैंने कहा इट इज एन एंटिटी बेस्ड कंसेप्ट यूजिंग एन परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी
EVA has earned whether an entity has earned over cost of capital. Following are the steps. बेटा पहला स्टेप क्या है? कैलकुलेट EBIT. बेटा दूसरा स्टेप क्या है? कैलकुलेट NOPAT, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स. तीसरा स्टेप क्या है? कैलकुलेट KW परसेंटेज. ये वेटेड कॉस्ट है बेटे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसेप्ट है. आपके पेपर में KW परसेंटेज ऑलरेडी दी जाएगी. उसके बाद बेटे कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर EVA, और फिर हम मार्केट वैल्यू एडेड की बात करेंगे, फिर शेयर वैल्यू एडेड की बात की. तो बेटे ये सारी बातें मैंने आपको फेस टू फेस में, पेन ड्राइव में और यूट्यूब के माध्यम से आपके पास पहुंचाऊं. और बेटे फिर मैंने कहा कि बेटे ग्रॉस वैल्यू एडेड जो यूके का कंसेप्ट है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, और इसका छोटा भाई नेट वैल्यू एडेड. तो बेटे ग्रॉस वैल्यू एडेड हो या नेट वैल्यू एडेड हो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो यूके से चला आया हमारे भारत देश. मेरा भारत महान, भारत माता की जय, भारत माता की जय. बेटे इसमें एक नया विचार आया. नया विचार क्या आया कि जो भी प्रॉफिट आप निकाल रहे हो एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको तो काटा मार दो, उसको तो एक टोकरी में डाल दो, और उस टोकरी में साड़ी बांध दो, और इस साड़ी में सांप बिठा दो, और उसको यमुना जी या गंगा जी में बहा दो, क्योंकि ये प्रॉफिट तो कुछ बताता ही नहीं है. ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब है प्रॉफिट प्रायर टू 6 people और 6 expenses. ऐसा प्रॉफिट जो 6 लोगों को देने से पहले आया है. मतलब आप हमें ये बताइए कि प्रॉफिट बिफोर एम्प्लॉइज, अभी एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दी आपने, सैलरी का खर्चा डेबिट मत कीजिए. प्रॉफिट बिफोर पेमेंट टू डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की पेमेंट भी मत कीजिए. प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडर्स, लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइडर्स, आप अभी इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड भी लेस मत कीजिए. इन प्रॉफिट बिफोर गवर्नमेंट, टैक्स से पहले वाला. प्रॉफिट बिफोर शेयर होल्डर्स, प्रॉफिट बिफोर गिविंग एनीथिंग टू शेयर होल्डर्स, एंड बैलेंस विल बी एंटिटी प्रॉफिट. बेटे 6 लोग हैं. बेटे हम जो प्रॉफिट निकालेंगे ना यहाँ पर जीवीए में, इसमें 6 खर्चे डेबिट नहीं करेंगे. एम्प्लॉइज के नहीं करेंगे, डायरेक्टर के नहीं करेंगे, डिवेंचर होल्डर्स के नहीं करेंगे, टैक्स वैक्स नहीं करेंगे, उसके बाद शेयर होल्डर्स को जो डिस्ट्रीब्यूशन किया वो नहीं करेंगे, और फिर जो एंटिटी के पास बच गया वो भी नहीं करेंगे. एक्चुअली में क्या है कि इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी ये आ रही है कि हम जो प्रॉफिट निकालेंगे उसके बाद यहाँ लिखेंगे हमने एम्प्लॉइज को एक्स दिया, हमने डायरेक्टर्स को वाई दिया, लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर को जेड दिया, गवर्नमेंट को एक्स दिया, शेयर होल्डर्स को डबल एक्स दिया, इनको एंटिटी को क्वेश्चन मार्क दिया, और इसकी यहाँ बेटे परसेंटेज निकालेंगे. तो बेटे यहाँ 100% आएगी. तो बेटे ये स्टेटमेंट से लोगों को पता चलेगा कि इस एंटिटी में प्रॉफिट कितना कमाया, और एम्प्लॉइज को कितना परसेंट दे दिया, डायरेक्टर्स को कितना परसेंट दिया, सरकार को टैक्स कितना दिया, लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर्स को कितना दिया. इसका मतलब हम जो बनाएंगे वो एक फॉर्मेट होगा. जैसे मैं लिखूंगा सेल्स, अभी दिखा रहा स्लाइड में, अगर इनकम ऐड कर देंगे, फिर हम बेटे लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेज. मतलब हम वो खर्चे ऐड करेंगे जो हमने मटेरियल खरीदने में लगाए और सर्विसेज में लगाए. जैसे मटेरियल कंज्यूम, जैसे कंज्यूमेबल स्टोर्स, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड, जैसे लॉ चार्जेस, जैसे ऑडिट फीस. लेकिन इट शुड बी बिफोर दो 6 आइटम्स, 6 पीपल से पहले. उन 6 लोगों के खर्चों को नहीं करेंगे. तो हम जब ए में से बी लेस करेंगे
तो यहां पर क्या आएगा, ए में से बी जब लेस करेंगे तो बेटे हम इसको ये कहेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड, और इसमें से फिर 6 लोगों के खर्चे लेस कर देंगे। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन से पहले मतलब 6 आइटम से पहले जो प्रॉफिट होगा उसको जीवीए बोला जाए, और अगर डेप्रिसिएशन भी लेस कर दें तो उसको नेट वैल्यू एडेड बोला जाए, क्योंकि बेटे जो डेप्रिसिएशन होती है वो खर्चा थोड़ी होता है, वो तो एंटिटी को मिलता है। तो बेटे इन सभी बातों के साथ मैंने इसकी कुछ यहाँ पर बेटे पीपीटीज बनाई, एक बार पीपीटी जरूर देखिए। देखिए बेटे, कहाँ चली गई पीपीटी, तुम कहाँ हो, कहाँ हो पीपीटी, कहाँ हो? मैं बेटे दोबारा खोल देता हूँ, लो बेटा, एक बार बेटे, 1 मिनट की तो बात है मेरे बेटे, 1 ही 2 मिनट की बात है। आप जरूर एक बार इस पीपीटी को देखें बेटे। हम ये लेक्चर में बताते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपोर्टिंग, फिर उसके बाद यहाँ तक तो कर ही लिया था। ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये क्या लिखा है, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स आर एडिशनल इंफॉर्मेशन व्हिच आर बीइंग प्रोवाइडेड बिफोर 6 पीपल्स, एम्प्लॉय, डायरेक्टर, फाइनेंसर, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर, एंटिटी। टाइप्स ऑफ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स मैंने बताया था, यूके का कांसेप्ट है, यूएसए का। फिर 4 स्टेटमेंट्स, फिर जीवीए is that which is earned for 6 people, employee, directors, providers, shareholders, entity। उसको निकालने का बेटे एक फॉर्मेट है। बेटे हम फेस टू फेस की क्लासेस में उस फॉर्मेट को बताया, सेल्स लेस बिल्स। बिफोर दिस यहाँ क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग बट एक्सक्लूडिंग क्या, एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्टर कॉस्ट, लॉन्ग टर्म, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, डेप्रिसिएशन। तो बेटे इस तरह से हमने प्रिपेयर किया, और फिर उसकी एप्लीकेशन स्टेटमेंट अलग से बनाई कि हमने 6 लोगों को कितना कितना दिया, परसेंटेज में और रुपीस में। तो बेटे एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू स्टेटमेंट, तो ये मुझे लगता है कि बेटे अगर आप करके जाते हैं ये चैप्टर, तो मुझे ऐसा लगता है बेटे कि हर बार तो पेपर में आ रहा है तो करना चाहिए। फिर बेटे मैंने इसके 6 क्वेश्चंस बनाए, आप प्लीज ये 6 क्वेश्चन जरूर करें, आंसर्स भी दिए। आप प्लीज बेटे करके जाएं, या अपने आप टीचर को जरूर बोलें कि ये आपको कराए जाएं, और आपके 6 महीने बच सकते हैं। बेटे कहते हैं कि कुछ बच्चे एक एक नंबर से फेल हो जाते हैं, बेटे मैं भी कई बार फेल हुआ, कुछ क्या। तो बेटे अगर हम ये कर लें तो 5-6 नंबर तो पक्के। फिर बेटे मैंने इसके ऊपर थ्योरी के क्वेश्चंस लिखे, आप चेक करिए, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की पूरी थ्योरी लिखी, तो आप थ्योरी के साथ क्वेश्चन आंसर भी लिखे। बेटे अगर आप करके जाएंगे ना, यकीन मानिए बहुत अच्छा लगेगा, और आपके सारे सपने पूरे होंगे। एक गाना छोटा सा मैं दिखाना चाह रहा हूँ, आप देखिए। पापा कहते हैं मेरा बेटा मेरा नाम करेगा। आमिर खान की पहली मूवी कयामत से कयामत तक। आइए मैं सीधा उस पॉइंट पे ले चलूं, सुनिएगा। आमिर खान कह रहे मेरे को एक ही कहना, बेटे सच में हम सब के पेरेंट्स हम सब की बातों से बहुत खुश होंगे अगर आप इस 6 महीने के समय को बचा लेंगे। और उसको बचाने के लिए ना बेटे आपको ये चैप्टर करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए मुंह छोटा नहीं करना है, दिल छोटा नहीं करना है। आपने YouTube में जाना है, सर्च करना है रुपेश आनंद को, आपके सामने जीता जागता खड़ा हूं। बेटे व्यूज आ रही हैं, लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे चैनल को,
बेटे बस मैं तो ये चाहता हूँ आपका फायदा हो। इन्हीं बातों के साथ मैं आज यहीं पर अलविदा लूंगा दोस्तों।